चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अजीत मैथ्स क्लासेस पे। और देखिए, आपको जो है आज मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 8 तारीख यानी 8 सितंबर को जितने भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया वाला शिफ्ट को मैं बता रहा हूँ आपको प्रश्न। देखिए, जैसे आपको दे दिया गया है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपया है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर जो है 221 रुपया, यानी कि देखिए 221 जो है सी आपको पॉजिटिव दिया गया है, ठीक है। 221 रुपया है। यदि लाभ 17% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। अगर कहता है कि आपको लाभ है 17% तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक ठो बात ध्यान देने वाली बात है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर है, मतलब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 रुपया है। तो जैसे कि मानिए कि आपको जैसे कीना है कोई वस्तु 50 रुपया में और उसके बाद वो वस्तु अगर वो बेचता है वो 60 रुपया में, यानी कि बेचा है 60 रुपया में, तो आपको ये हम पूछते हैं कि लाभ कितना हो जाएगा आपको। जैसे कोई वस्तु खरीदता है 50 रुपया में तो ये हो गया क्रय मूल्य, और अगर बेचता है 60 रुपया में तो वो हो गया विक्रय मूल्य, और 60 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अगर अंतर करते हैं हम, आपको 60 रुपया है आपको क्या 60 रुपया है आपको विक्रय मूल्य, यानी कि ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस हो गया, और आपको क्रय मूल्य जो है यानी कि CP यानी हो गया 50 रुपया हो गया, यानी ठीक है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए 60 रुपया में खरीदा है कोई 50 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है और 60 रुपया में बेचता है, तो आपको पूछेंगे हम यहाँ से कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ये दोनों को बताइए, तो क्या हो जाएगा। तो 60 में से 50 घटाएंगे, अगर हम बोल देंगे कि इसका अंतर है 10, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, लाभ हो गया है। वैसे यहाँ पे आपको समझना है, देखिए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर है 221 रुपया। तो सोचिए कि यहाँ पर जहाँ आपको यहाँ पर लाभ हो गया है कितना, यानी कि 221 रुपया ये लाभ है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर 60 में जैसे 50 घटाएंगे तो यहाँ पर 60 और 50 के दिनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 10 हो जाएगा। तो इसी यहाँ पर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 221 रुपया। सोचिए कि ये जो है सोचिए इसको लाभ है 221 रुपया, और यहाँ पर भी दिया गया है कि यदि लाभ जो है 17% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए जैसे इसको बनाना है कैसे, कहता है कि यदि लाभ जो है 17% है, मतलब सोचिए कि आपको जो है यहाँ पे 17% बराबर है आपको 221, 17% बराबर है सोचिए कि आपको 221, ठीक है। और उसके बाद आपको सबसे पहले नंबर हम कहते हैं क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, यानी कि मूलधन इसका पता कर लीजिए कि ये खरीदा था कितना, यानी 100% बराबर इसका हम पता कर लेते हैं कि ये खरीदा है कितना। अब देखिए इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको मान लीजिए कि आप यहाँ 221 है 221, और ये गुना कर दीजिए 100 से, और बटा में दे दीजिए 17, कितना 17। अब इस 17 का ना आप 13 दाग पड़िएगा तो आ जाएगा आपको 221, ठीक है। यानी 13 दाम, और ये 13 क्या 100 इसको से गुना कीजिए तो आपको आ जाएगा 1300, कितना आ जाएगा 1300। अब 1300 अगर आ गया यहाँ पे आपको, तो देखिए आपको हम क्या बोले क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको पता करने के लिए CP, तो CP जैसे आपको हो गया 1300। अगर ये वस्तु जैसी आप मानिए अगर ये खरीदा था 1300 में, तो इसको 221 रुपया यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो कैसे, यानी इसका मतलब है कि इसका अगर हम बोलेंगे कि आपको सेलिंग प्राइस क्या होगा यानी विक्रय मूल्य, तो 1300 में 221 आप जोड़ दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 1521, कितना हो जाएगा 1521, यानी कि आपको जहाँ से यानी कि 1300 में ये कोई वस्तु खरीदा है, और यहाँ पर आपको दे दिया गया कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 221 है। तो हम कहते हैं कि 1300 में अगर ये वस्तु जहाँ से खरीदा गया है, तो इसका मतलब इसको 1300 में 221 को जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा कितना 1521। तो आप नहीं इसका कह सकते हैं कि 1521 में इसका मतलब है कि ये बेचा होगा, यानी ये विक्रय मूल्य हो गया 1521 रुपया, उसके बाद जो है 1300 में ये खरीदा है और 1521 में बेचा है। तब दोस्तों आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के इसको दोनों का अंतर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ है 221 रुपया हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया था। तो आपको यहाँ पूछा था तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो विक्रय मूल्य आपको क्या हो जाएगा, यदि 1300 हम खरीदा था यानी क्रय मूल्य हो गया ये, और 1521 हो गया आपको विक्रय मूल्य ये, ठीक है। यानी आपको जहाँ से हम कर देने के लिए चाहते हैं कि 1521 रुपया हो गया ये विक्रय मूल्य, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में और उसको देखिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया गया 5800 की राशि पर 5800 रुपया 5800 की राशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा।
अब कहता है 5800 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। तो 4 वर्षों में इसका तो आसान है, 5800 कितना साधारण ब्याज होगा उसको ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जैसे दे दिया 6% और उसके बाद 4 वर्ष, तो 6 24 गुना के 6 चौके 6 4 से मल्टीपल कीजिए, 6 चौके 24, यानी इसका 24% निकाल दीजिए, 24%। अब यहाँ है 5800, ठीक है, और प्रतिशत यहाँ लगाइए। अभी प्रतिशत मतलब है 2 शून्य है नीचे और ये दोनों शून्य कट जाएगा। अब 58 का आपको 24 कितना क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा, यानी कि 5800 का 24% आप निकाल दीजिए, ये तो आपको आता होगा। अब इसको 58 का आप 24 मल्टीपल कीजिएगा तो आपको जो है 1392 आ जाएगा, कितना 1392 रुपया, यानी कि ये जो है साधारण ब्याज हो गया आपको कितना 1392 रुपया। ठीक है, फिर चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में, उसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समाप्त करते, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है बताए थे पीछे की वीडियो में, इसको नहीं बताते, ऐसे आपको हिंट दे देते हैं अभी भी। जैसे कहता है एक व्यक्ति की मासिक वेतन 45,000 रुपया है, यानी कि एक व्यक्ति महीना में 45,000 रुपया कमाता है। ठीक है, एक महीने में उसका वेतन कितना है 45,000, यानी सोचिए कि आप वह व्यक्ति जैसे महीना में उसको प्रति मास यानी कि सोचिए वो 45,000 कमाता है। और वार्षिक खर्च जैसे यहाँ पे दे दिया गया 42 कितना है 420,000, यानी कि सोचिए 4,20,000। ठीक है दोस्तों, 4,20,000 रुपया खपत करता है ये, तो मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर हम कहते हैं ये कि ये 12 महीना में इतना रुपया खपत करता है। अब देखिए आपको यहाँ पर मासिक बचत पूछता है, तो महीना में बचाता है ये कितना, तो पहले नंबर ये महीना में उड़ाता है, खपत कितना करता है, खपत यानी 42 दे करके और 4 शून्य दे दीजिए और उसके बाद 12 से इसको हम भाग दीजिए। ठीक है, अब देखिए 12 से काटते हैं, 12 के पास 12 एकदम, अब 12 तिया 36, लेकिन 42 है तो यहाँ आपको 6 बचेगा, 6 पर 0 60, तो यानी यहाँ हो जाएगा आपको 12 25 60 और यहाँ 3 शून्य लिख दीजिए। ठीक है, अब जैसे इसको काट दिया तो आपको कितना आ गया 35,000, कितना आ गया दोस्तों 35,000। ठीक है, अब देखिए 35,000 अगर ये आ गया है, आप सोचे कि यहाँ पर देखिए 35,000 ये व्यक्ति जो है महीना में खपत करता है, यानी कि ये खर्च करता है 35,000, और ये कमाता है कि कितना, तो यानी इसका वेतन कितना है 45,000, 45,000 इसका वेतन है और ये 35,000 खपत कर देता है, तो कितना बचता है, देखिए सीधा सीधी बात है, 45,000 में ये 35,000 खपत करता है तो इसको 10,000 बचता है, कितना बचता है 10,000, यानी कि ये जो आपको 10,000 यहाँ पर इसका मासिक बचत हो जाएगा। ठीक है, और आपका यही आंसर हो जाएगा 10,000। चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में, उसको देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन समाप्त करते हैं, अब चलते हैं आपको 4 नंबर प्रश्न में लेकर के, इसको देखिए। जैसे यहाँ पे है आपको दे दिया गया है एक व्यक्ति 1/3 भाग दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चाल से तय करता है। कहता है कि एक व्यक्ति 1/3 भाग दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी चाल से तय करता है तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब बताइए, आपको एक बार जानते हैं औसत चाल यानी कि एवरेज बराबर आप जो है औसत चाल बराबर आप जानते होंगे कि सूत्र होता है आपको कुल दूरी बटा कुल समय, क्या कुल दूरी बटा कुल समय, आपको यही फार्मूला लगाना है और बनाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाना है इसको देखिए। जैसे आपको हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं, सबसे पहले ये फार्मूला किसी इसको हटा देते हैं स्क्रीन पे से, देखिए जैसे यहाँ पे आप जानते हैं चाल बराबर भी ये सूत्र आप जानते हैं, चाल बराबर आप ये सूत्र भी जानते होंगे कि दूरी बटा क्या होता है समय, आप जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये फार्मूला भी आप जानते हैं। चलिए ठीक है, इसको भी आपको बता दिए हैं कि चाल बराबर आपको होता है दूरी बटा समय। अगर समय बराबर आपसे पूछेंगे तब समय बराबर आपसे पूछेंगे तो हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर आपसे सूत्र पूछेंगे तो हो जाएगा आपको दूरी बटा चाल। ठीक है, अब चलिए आपको ये प्रश्न को कैसे बनाना है, देखिए आप जो है मान लीजिए, देखिए सोचिए कि ये जो है यानी 1/3 है, सोचिए कि टोटल दूरी कहते हैं 3 है, और 1 किलोमीटर की दूरी सोचिए कि आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जाता है, तो बचता कहता है 3 है टोटल, हम मान लिए देख लिए कि मानिए कि आपको 3 है, ये टोटल है हम 3, अब 3 में 1 किलोमीटर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जाता है, तो कितना बचता है 3 में 1 चल गया 2 बचता है, तो 2 किलोमीटर सोचिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है, तो कहता है टोटल आपको औसत चाल ज्ञात करने के लिए। तो आपको जानते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना गया, कुल दूरी है यहाँ पर कितना 3, तो आपको 3 दे देना होगा। कुल दूरी यानी औसत चाल आपको हम ज्ञात करें हैं बराबर होता है, कुल दूरी बराबर सूत्र आपको बता दिए हैं क्या होता है, औसत चाल बराबर आपको हम बता दिए हैं कुल दूरी बटा कुल समय, यानी आपको यहाँ हम लिख दिए हैं कुल दूरी, कुल दूरी यहाँ पर कितना है 3, और सोचे कि 1 किलोमीटर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जाता है, तो बचता है 2 किलोमीटर, यानी उसको 2 किलोमीटर जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल की रफ्तार से चलता होगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पे फार्मूला बताए हैं औसत चाल बराबर
कि कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि 3 हो गया आपको कुल दूरी, ठीक है। अब बटा हम देंगे कुल समय, यानी समय कितना हो जाएगा। तो देखिए समय, कुल समय, समय कैसे अब लिखेंगे यहाँ पर, तो समय बराबर देखिए होता है आपको दूरी बटा चाल, यानी दूरी बटा चाल, यानी कि ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा कितना दूरी में जाता है, कितना दूरी में जाता है, कितना दूरी तक रहता है 1 किलोमीटर, यानी कि 40 जाता है। यानी कि चाल बराबर आपको समय बराबर आपको होता है दूरी बटा चाल। तो यानी कि समय आपको हो जाएगा ऐसे, इसका जैसे 1 है, यानी यहाँ दे दीजिएगा 1/40, ये हो गया। और उसके बाद ये समय हो गया, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर जाता है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार, इसको हम समय कितना लगा, यानी कि 1/40 लिख देंगे, यानी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और दूरी हो गया 1 और चाल हो गया 40, 1/40 ये समय निकाल लिया एक ठोक। अब ये 60 वाला समय निकालेंगे, इसका भी हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितना 2 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं 2/60, आपको 60, तो ये हो जाएगा आपको क्या, यानी ये जो है आपको हो जाएगा यहाँ पर 2/60। अब यहाँ पर हो गया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाला समय। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको एक ठो बात ध्यान देना होगा कि कुल दूरी बटा कुल समय, यानी इसका भी समय और इसका भी समय दोनों को जोड़ लिए हैं, इसीलिए अब ऊपर में आपको है 3, तो 3 रहने दीजिए, और 40 और 60 का आप लघुत्तम लीजिएगा, तो आपको हो जाएगा 120, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद आपको 120 आ जाएगा। 40 के पावर में कितना पावर में 120 आएगा, 3 दाम, तो यहाँ हो जाएगा 3, और प्लस 60 के पावर में कितना दाम 120 आएगा, 2 दाम, तो 2 दूनी 4। अब ये 120 जो है दोस्तों से नीचे से ऊपर चल जाएगा, और ऐसे हो जाएगा 3 गुने 120, और बटा में ये 3 और 40 को दोनों को जोड़ दीजिए 7, और फिर क्या हो जाएगा, अभी 3 के 120 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 के 120 गुना करेंगे 360 हो जाएगा, कितना 360। अगर 360 हो जाएगा तो यहाँ लिख दीजिए आपको 360, और बटा में रहेगा आपको 7, ठीक है, 360/7। अगर आप इसको पूर्णांक में लिखते हैं तो आपको पूर्णांक में हो जाएगा ऐसे 51.3/7। आप भाग देकर के आप इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 51.3/7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जैसे यही औसत चाल हो गया, ठीक है। आपको हम ये आशा करते हैं कि आप जैसे ये प्रश्न भी समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न में, उसको देखिए। जैसे देखिए यहाँ दे दिया, रमेश ने बैंक से 4000 रुपये नकद निकाले जो 100 रुपये और 100 और 50 के नोटों के रूप में था। कहता 100 और 50 के नोटों के रूप में था, मतलब कि सोचे कि 100 और 50 टकिया, ठीक है, सीधा बात, 100 और 50 टकिया यही दोनों मिलकर कितना रुपया टोटल 4000 रुपया, कितना है 4000 रुपया। यदि कुल नोटों की संख्या 50 थी, अब टोटल नोट की संख्या कितना है 50, और 50 नोटों की संख्या में क्या क्या है, 100 है, 100 का नोट है, और 50 टकिया का नोट है, ठीक है, यही दोनों टोटल है। और रुपया टोटल है कहता है तो 4000, और टोटल नोट की संख्या कहता है तो 50 है। तो कहता है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है आपको हम मान लेते हैं कि माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या है, 100 रुपये के नोटों की संख्या हम मान लिए x, और हम जानते हैं ये बात, और आप भी जानते हैं कि टोटल नोट की संख्या कितना है 50 है। अगर टोटल नोटों की संख्या 50 है, 100 रुपये के नोटों की संख्या हम मान लिए x, मानिए x मतलब 2 3, अगर मान लिया कि 100 रुपये के नोटों की संख्या अगर 2 है, मानिए कि थोड़ा देर के लिए अगर 100 रुपये के नोटों की संख्या हम 2 मान लिया, तो आप 50 रुपये वाला नोटों की संख्या कितना होगा, तो आप टोटल नोट की संख्या है 50, तो 50 रुपये में 100 रुपये का हम मान लिए 2 गो, तो आप 50 रुपये वाला नोट की संख्या क्या बचेगा, 50 में 2 घटाइए 48 नोट बचेगा दोस्तों 50 रुपये वाला नोट की संख्या। चूँकि टोटल नोट 100 और 50 रुपये के नोटों की संख्या टोटल है कितना 50 से, और यहाँ हम मान लें 100 रुपये का अगर x, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना होगा 50 रुपये के नोटों की संख्या, यानी 50 घटा x, क्योंकि यहाँ से जो 100 रुपये वाला हम माने हैं इसको से हम x घटा लेंगे, आपको जो कुछ बचेगा वो 50 रुपये वाला नोट की संख्या हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर हम कह देते हैं कि मानिए कि आपको 100 रुपये वाला नोटों की संख्या हम मान लिए 2 गो, तो यानी 100 रुपये वाला नोट की संख्या हो गया 2 गो, तो यानी कि 4000 रुपया जो टोटल, उसको हम कितना है 100 का नोट, यानी 200 रुपया है टोटल, कितना रुपया है 200 रुपया है 100 का नोट वाला, 2 नंबरी हो गया 200। वैसे आपको यहाँ पर दे दिए 100 का हम मान लिए x, कितना है रुपया टोटल 100 x गुना कर लेंगे, अपने पता लग जाए, सोचे कि इतना हो जाएगा।
उसके बाद 50 रुपये के नोटों की संख्या कहता है, जैसे है 50 रुपये की नोट की संख्या 50 माइनस एक्स, टोटल कितना रुपया है, तो 50 के 50 माइनस एक्स से गुना कर लेंगे, अपना पता लग जाएगा कि टोटल रुपया है कहता है। जैसे हम बोल दें आपको 100 रुपये नोटों की संख्या अगर 2 है चाहे 5 गया, टोटल रुपया कहता है, तो 100 5 से गुना करेंगे तो मतलब है 500 रुपये। 100 रुपये वाला नोटों की संख्या हम 5 गया तो 500 रुपया है उसको हम वैसे 100 रुपये वाला नोट की संख्या में एक्स मान लिया, तो इसका मतलब है कि 100 एक्स से गुना करेंगे तो 100 एक्स हो गया। उसके बाद फिर देखिए 50 रुपये वाला नोट की संख्या अगर इसका एक्स मानने थे, टोटल नोट की संख्या हम जानते थे कि 50 है, तो 50 में से एक्स घटा लिया। अब जो बचा है सोचिए 50 रुपये वाला नोट है। अब कहते हैं कि इतना अगर नोट की संख्या बचा है लेकिन तो कितना है रुपया 50 टका, तो इस 50 के गुना कर लेंगे 50 माइनस एक्स से, तो 50 के 50 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2500, और उसके बाद फिर 50 के एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 50 एक्स। ठीक है, अब इसको और इसको अगर दोनों को जोड़ देंगे 100 रुपये वाला नोटों की संख्या और 50 रुपये वाला नोटों की संख्या, ये दोनों को रुपया में हो गया। क्या कथी में हो गया, अब रुपया में। अब देखिए आपको नहीं होगा रुपया में, अब ये 100 रुपये वाला कितना रुपया हो गया, इतना रुपया है, और 50 रुपये वाला कितना रुपया है, इतना रुपया है। और ये दोनों को रुपया अगर जोड़ देते हैं तो कितना रुपया हो जाता है, 4000। देखिए यहाँ पे दे दिया गया कितना रुपया हो जाता है आपको, 4000। अब बराबर में आपको दे देना होगा 4000। इसको हम अब यहाँ से हटा देते हैं, देखिए यहाँ से इसको हम हटा देते हैं। चलिए समझिए, देखिए जैसे यहाँ पर इसको सबको जोड़ लिए हैं, यानी कि 100 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 2500, और उसके बाद माइनस 50 एक्स बराबर टोटल कितना रुपया है, 4000, यानी 4000। ठीक है, 4000। अब देखिए 100 एक्स में से अगर 50 एक्स घटाते हैं तो आपको कितना एक्स बचता है, 50 एक्स। कितना एक्स, 50 एक्स। और ये 2500 इधर जोड़ में तो उस साइड कैसे में जाएगा, घटा में आ जाएगा इस साइड, तो 4000 में से 2500 आप घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा, 1500। कितना बचेगा, 1500। अब ये 50 15 में अगर भाग दीजिएगा आप तो आपको आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। सोचिए कि आपको जैसे एक्स का मान निकल जाएगा कितना दोस्तों, 30। यानी सोचिए आपको सीधा सीधी बात है, यहाँ पर टोटल 100 और 50 रुपये का नोट की संख्या है 50 गो, जिसको हम एक्स का मान निकालनी है 30। यानी एक्स मान हम किसको माने थे, सोचे थे कि हम तो देर के लिए माने थे 100 रुपये वाला नोट की संख्या क्या है, एक्स है। यानी सोचे कि 100 रुपये वाला नोट की संख्या 30 है और टोटल नोट की संख्या है 50, तो 50 गो में 30 गो हो गया 100 रुपये वाला नोट की संख्या, तो बचता क्या होगा 20 गो, तो 20 गो होगा कितना, 50 रुपये वाला नोट की संख्या। चाहे यहाँ पर रख दीजिए 50 माइनस एक्स, तो एक्स का मान निकालिए 30, यहाँ 30 रख देंगे तो 50 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। सोचे कि आपको जहाँ 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना बच गया है, 20। ठीक है, फिर चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में, उसको देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ दे दिया गया आपको एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक नया घनाभ बनाया जाता है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर नहीं लगा पाए, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे घनाभ, ऐसे कितने घनाभ बनेंगे, यानी घनाभ की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो लिख दीजिए घनाभ की संख्या बराबर, आपको घनाभ की संख्या बराबर ऊपर में लिख देना होगा घन का आयतन और नीचे में लिख देना होगा घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की ऊंचाई, यानी भुजा की ऊंचाई, यानी भुजा कितना है 10, तो 10 क्यों करेंगे तो इसका मतलब है 10 हो जाएगा आपको 3 बार 10 गुने 10, और उसके बाद यहाँ भुजा क्यों हो गया और नीचे में हो गया LBH, तो लंबाई है 4, चौड़ाई है 2, ऊंचाई है 1, यहाँ हो जाएगा 4 गुने 2 गुने 1, यहाँ काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर देखिए 2 पचे 10, फिर ये 2 से 2 पचे 10, अब कितना आ गया 5 6 25, 25 पचे 125, मल्टीपल के लिए आपको कितना घनाभ बनाया जा सकता है, 125 घनाभ बनाया जा सकता है। फिर चलते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, 10 संख्याओं का औसत 46 है, यदि एक संख्या को 142 की जगह 42 पर लिया गया है, कहता है 146 की जगह 42 पर लिया गया था, यानी 142 की जगह 42 ले लिया गया। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा, अगर देखिए 10 संख्या का औसत कितना है 46 है, लेकिन 142 की जगह पर कितना ले लिया 42 ले लिया, तो कितना कम लिया, 100 कम लिया, तो 100 कम लिया, टोटल संख्या कितना था 10 था, इसका औसत ज्ञात कर लीजिए, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका औसत 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 10, तो यानी 100 कम लिया था तो इसका औसत निकालिए 10 आया, तो यानी ये 46 और जोड़ दीजिए 10, यानी यहाँ हो जाएगा 56। आपको पूछता था तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में, इसको देखिए। ठीक है, कहता है 4000 रुपये पर 40% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, आपको ज्ञात करना। ठीक है, यदि ब्याज की गणना प्रति
3 माह पर की जाए। कहता है ब्याज का जो गणना 3 माह पर ही होता है, ठीक है। तो साल में कितना बार 3 बार आता है, एक साल में 12 महीना आता है, 3 माह कितना बार आएगा दोस्तों, 4 बार, ठीक है। तो ये 40% को जो है आप आर बराबर जो है इसको 40 को आप कितना से भाग दे दीजिएगा, 4 से, तो आपको आ जाएगा 10। यानी सोचिए कि आर बराबर आपको 10% हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर पी बराबर है दे दिया गया आपको 40,000, तो यहाँ आप लिख दीजिए 40,000, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपको ये भी दे दिया गया, आर भी दे दिया गया, और यहाँ आपको पूछता था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और टाइम भी दे दिया गया 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितना 3 माह आता है, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 3 माह आ जाएगा आपको, टाइम हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3, 4 बार आता है 3 माह, 3 3 6 3 9 4 12 4। आप यहाँ पर ऐसा इतना दूरी तक आपको बना दिए, आर बराबर 10%, पी बराबर 40,000 और टी बराबर ये आपको जो है फार्मूला लगा करके और बना लेना है। अब कौन फार्मूला, पहले आप मिश्र धन वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, हल्का रहेगा। जैसे आपको फार्मूला कौन लगा देना है, ये सभी आपको मान लिए, तो यानी ए बराबर आप जो है लिख दीजिएगा P × 1 + R/100 पावर यहाँ पर टी लिख दीजिएगा, ठीक है, पावर टी। ऐसे P × 1 + R/100 और पावर टी, ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिएगा। और आपको इसको बना लीजिएगा। आपको जहाँ से मिश्र धन निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, मिश्र धन, तो मूलधन मास मिश्र धन घटा दीजिएगा, जो आएगा मिश्र धन मास मूलधन घटा दीजिएगा, जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपको 1 वर्ष का, ठीक है। आपको हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, ठीक। देखिए जैसे कहता है एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना है, 16 पाई। आधार क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², यानी सोचिए कि 16 पाई दे दिया गया है, ठीक है। तो कहता है ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर है आपको 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, यानी πr² का मान कितना दे दिया गया दोस्तों, 16 पाई। और उसके बाद यहाँ पर h जो है, h का मान कितना दिया है, 5, यानी ये 16 पाई हो गया। उसके बाद 5, तो 16 को 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 80 पाई हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। क्यों, आप उसको अपना देख करके और टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में। इसको देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया है, एक किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखिए कहता है तीनों मिलकर उस कार्य, कोई दिक्कत नहीं, 12 15 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा, और 60 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 180 आ जाएगा। तो 12 के पारा में 180 कितना दाम आएगा, 15 दाम, 15 के पारा में 180 कितना दाम आएगा, 12 दाम, 18 के पारा में 180 कितना दाम आएगा, 10 दाम। इसको सबको जोड़ दीजिएगा, 15 12 17 10 37, और ये जो है 180 में जो है 180 में आप 37 से भाग दे दीजिए, और ये सोचिए कि तीनों मिल करके इतना दिन में करेगा। आप इसको काटिएगा तो अपना काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में। उसको देखिए, जैसे यहाँ पे दे दिया गया, कहता है 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 23 और 276 है। यदि एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। आप जानते होंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM, मतलब कि A गुने B बराबर होता है आपको दोस्तों HCF गुने LCM। क्या, HCF गुने LCM। A और B पहली संख्या और दूसरी संख्या में कहता है कि यदि एक संख्या, नहीं सोचो कि ये जो है पहली संख्या 92 आपको दे दिया गया, दूसरी संख्या आपको B नहीं दिया है, और HCF LCM दे दिया गया 23 और गुने 276। अब देखिए ये जो है 23 92 ये गुना में है तो उस साइड चल जाएगा भाग में, सोचिए कि यहाँ से काट दीजिए, 23 के 4 पाएंगे तो 92 आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 कहाँ से इसको काटिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 6 के 24 और 3 बचेगा 4 9 36। सोचिए कि आपको B बराबर जैसे दूसरी संख्या आपको 69 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा दोस्तों, 69 निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपको नेक्स्ट प्रश्न में। अब आपको प्रश्न समाप्त हो गया और यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।